हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ड्रग डेस्क। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। ये नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। आप लोगों ने जितना अचीवमेंट्स आज तक किया है उससे और ज़्यादा अचीव आप लोग करो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है आप सबके लिए। ठीक है, और होप सो आप सब सही हैं, सेफ हैं, ठीक हैं और आप सब के साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा हो। और आप लोग का न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आज हम सबसे पहले क्या करते हैं। बहुत दिन हो गया कोलोजी का या फिर एचएपी का एक वीडियो नहीं आया, मैंने देखा जब चैनल, तो आज एचएपी का एक वीडियो कर लेते हैं। एचएपी का यूनिट 3 का एक टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट 2 थोड़ा क्वाइट लंबा है तो हम उसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 3 पहले खत्म कर लेते हैं। यूनिट 3 में हम लोग का जनरली बॉडी फ्लूइड्स के बारे में दिया गया है। हमारे बॉडी में जनरली देखा जाए तो दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फ्लूइड्स, एक होता है एक्सटर्नल फ्लूइड्स। तो पहले हम लोग पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जनरली इससे हम लोग का जो हमें पढ़ना है इनमें से वो हम लोग का ब्लड के बारे में है। तो जब भी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि ब्लड क्या है। जनरली ब्लड एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने तो अब तक टिश्यू पढ़ ही लिया है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका मेन अगर हम लोग काम देखें तो इसका काम होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेशन बनाए रखना और ट्रांसपोर्टेशन बनाए रखना। ठीक है, बहुत लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि ब्लड का एक काम यह भी रहता है कि वो हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। ठीक है, इसका हम लोग अगर फंक्शन देखें तो फर्स्ट फंक्शन आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड आ जाता है टेम्परेचर रेगुलेशन। जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जब आर्टरीज में हम लोग का ब्लड ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। ठीक है, जनरली अच्छा हाँ, और एक बात मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताएंगे। एचएपी का जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे उसमें मैंने ये बताया था। ठीक है, तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया कुछ उसके हम लोग के फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हम सबको पता है ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, वी ऑल नो। बट आरबीसी में क्या है जिसके लिए वो रेड होता है? दैट इज द हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम लोग जनरली ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसीज द रेड ब्लड सेल्स, द ब्लड इज जनरली रेड इन कलर। नेक्स्ट, ब्लड का पीएच। जनरली ब्लड का पीएच हम लोग जब मेजर करते हैं तो वो 7.4 या 7.5 के आसपास आता है, विच इज स्लाइटली बेसिक। ठीक है, स्लाइटली बेसिक आता है, मतलब ये एक टाइप का अल्कालाइन फ्लूइड हम लोग के बॉडी में मूव करता रहता है। हम लोग इसे प्योर अल्कालाइन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत कम पीएच में आता है, दैट इज 7.4। हम लोग सब जानते हैं पीएच में 7 इज द न्यूट्रल, तो 7.4 हल्का जरा सा बस बेसिक होता है। ठीक है, वो हम लोग बेसिक वो क्यों होता है वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सब तो जनरल बातें हो गई, इसके साथ एक और बात जोड़ लेते हैं, दैट इज द वॉल्यूम। हमारे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होना चाहिए? ठीक है,
हम लोग जैसे बोलते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी में हार्ट के फंक्शन के हिसाब से। जनरली एक नॉर्मल बीइंग में अगर देखा जाए, नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर्स का ब्लड हमें मिलता है, नॉर्मल हम लोग के एडल्ट्स में। इन अ न्यू बॉर्न बेबी इट्स 450 ml, ठीक है। और इन केस ऑफ फीमेल्स, ये तो एडल्ट मेल है, और इन फीमेल्स इट्स 4.5 लीटर्स। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि नॉर्मल मेल में और नॉर्मल फीमेल में ब्लड का वॉल्यूम अलग अलग क्यों है। जाहिर सी बात है, इन केस ऑफ फीमेल्स देयर इज अ थिंग और देयर इज अ साइकिल कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके कारण से एवरी मंथ के एंड पे और एवरी मंथ पे उनका ब्लड हेवी लॉस होता है। इसी के कारण उन लोग का ब्लड काउंट हम लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट, ये तो बात हो गया हम लोग का टोटल ब्लड का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। तो अब आते हैं हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स पे। जनरली ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ जनरली 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। और वो दोनों सब्सटेंस क्या क्या है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे WBC, RBCs, प्लेटलेट्स, इन सब का आता है। इसे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम लोग प्लाज्मा देख लेते हैं। एक टेस्ट होता है, आप सबने नाम सुना होगा, ESR, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। ये आप लोग को आपके कॉलेजेस में करवाया भी जाएगा। उसमें एक ट्यूब रहता है, हम सब उसे आप लोग टीवी समझो, और एक स्टैंड रहता है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज यूज दैट ट्यूब। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड फिल कर देते हैं, ठीक है। वो ट्यूब में ब्लड फिल कर देते हैं। जनरली 2 to 3 ml ऑफ ब्लड ड्रॉ किया जाता है और उसे फिल किया जाता है उस ट्यूब में अलॉन्ग विद सम केमिकल्स। आप लोग वो पढ़ेंगे अब कौन से केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और एक स्टैंड रहता है, वो स्टैंड में हम उसे वर्टिकली पोजीशन में स्टैंड कर देते हैं, ठीक है। उसे हम लोग छोड़ देते हैं, खड़ा कर देते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम्स वी कैन सी कि वो जो ट्यूब रहेगा, वो ट्यूब के ऊपर के कुछ भाग हमें ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, ठीक है। और नीचे हम लोग का रेड पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो जो ऊपर का जो पार्ट रह जाता है, वो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट जो रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा, ठीक है। जो हम लोग का ऊपर का ट्रांसपेरेंट पार्ट रहेगा, ओके। तो ये आप लोग का एक प्रैक्टिकल है जो मैंने आपको बस एक बार समझाने के लिए बोल दिया कि ESR क्या होता है। तो प्लाज्मा में हम लोग का जनरली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक होता है वाटर, एक होता है प्रोटीन्स, और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि हमारे बॉडी के कुछ नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से काम करते हैं और नेसेसरी सॉल्यूट्स के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज वाटर, ठीक है। बट उसी के साथ हमारे कुछ प्रोटीन्स भी रहते हैं जिनका काम क्या रहता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कराते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं, कुछ ऐसे हम लोग के जो फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब का काम क्या रहता है, इन सभी प्रोटीन्स के साथ वो लोग बाइंड होते हैं। एसिडिक ड्रग किसी के साथ बाइंड होंगे, न्यूट्रल ड्रग किसी के साथ बाइंड होंगे, बेसिक ड्रग किसी के साथ बाइंड होंगे, एंड सो ऑन। तो ये सब हम लोग कोलॉजी में कवर अप करेंगे। बस अभी हम लोग कौन कौन से हम लोग का प्रोटीन्स रहता है वो एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है एल्बुमिन, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स हम लोग का एल्बुमिन ही रहता है। देन ग्लोब्यूलिन एंड देन फिब्रिनोजेन। जनरली ये 3 ही प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि हमारे सारे ड्रग्स बाइंड होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का प्लाज्मा का पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया, जनरली 3 चीज होते कंबाइन होते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स,
ठीक है। तो ये जो तीन चीज होते हैं इनसे ही हम लोग का फॉर्म्ड एलिमेंट्स बना हुआ रहता है, ठीक है। अब तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहला जो आता है हम लोग का दैट इज WBC। वी ऑल नो दैट WBC इज नथिंग बट व्हाइट ब्लड सेल्स और वी कैन से इट्स व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स का जनरली काम क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का इन लोग का काम रहता है, ठीक है। तो हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स एक सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर जनरली टू टाइप्स, दैट इज granulocytes and agranulocytes, ठीक है। तो ये जो ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये किसके हिसाब से डिपेंड करते हैं, वो होते हैं सरफेस पे, हम लोग का सेल सरफेस पे अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो देन इट इज ग्रेनुलोसाइट्स, अगर प्रेजेंट ना हो देन इट इज एग्रेनुलोसाइट्स। सिंपल चीज है। तो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से सेल आते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से सेल आते हैं, एक बार उन्हें हम लोग देख लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में जनरली आते हैं तीन टाइप के सेल्स, वन इज द न्यूट्रोफिल्स, अनदर इज द बेसोफिल्स एंड द लास्ट वन इज द इसिनोफिल्स, ठीक है। ये तीन टाइप के सेल्स हम लोग के एग्रेनुलोसाइट्स WBC में आ जाते हैं। इन द सेम वे जब हम लोग एग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं, दिस आर द ग्रेनुलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रेनुलोसाइट्स जिनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स के तो तीन टाइप हो गया, ग्रेनुलोसाइट्स में तीन टाइप के सेल्स आते हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। इन द सेम वे एग्रेनुलोसाइट्स में दो टाइप के सेल आ जाते हैं, दैट वन इज द मोनोसाइट्स, अनदर इज द लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के सेल्स होते हैं जो कि आप लोग को बस नाम मेंशन करने होते हैं आपके एग्जाम पेपर्स में, और कभी कभी ये पूछ ले जाते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द एग्रेनुलर टाइप ऑफ सेल्स और ग्रेनुलोज टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जनरली कुछ एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। बस इन्हें एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का WBC का पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किस पे, हमारे RBC के पार्ट पे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किस पे, RBC पे, दैट इज रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो जनरली जब भी हम लोग रेड ब्लड सेल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। ये एक वर्ड याद करना, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इसका नोट्स मैंने बना दिया है वीडियो के साथ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारे नोट्स भी अपलोडेड ऑलरेडी हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमियोटोपोइसिस, ठीक है। तो आप लोग उसे भी एक बार ध्यान दे देना, ठीक है। नेक्स्ट एरिथ्रोपोइसिस हो गया, हम लोग एरिथ्रोपोइसिस को इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके साथ हम लोग का कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं RBC में जो हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में आ जाएंगे, दैट इज वन इज दिस इज नॉन न्यूक्लिएटेड, सेकंड इसमें हम लोग का एक पार्ट प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो बन जाता है ऑक्सीहेमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो बन जाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट हमारे बॉडी में टोटल RBC काउंट और WBC काउंट में आपको मैंने नहीं बताया, मैं बाद में बता दूंगा, इसके बाद थोड़ी बता दूंगा। तो जो हाँ, सबसे पहले हम लोग कैसे काउंट करते हैं, आप लोग को प्रैक्टिकल में भी किया जाएगा। एक आपको एक छोटा सा एक्सेल, लंबा सा एक्सेल स्लाइड दिया जाता है, ठीक है। उसमें पार्टीशंस बने रहते हैं, ठीक है। वो पार्टीशंस को आप लोग पहले माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक बार ऑब्जर्व करने के बाद आप लोग उसमें ब्लड ड्रॉप करेंगे। तो विथ हेल्प ऑफ केमिकल्स क्या किया जाता है,
दो सेपरेट कर दिया जाता है। वो जो स्लाइड होता है ना, वो साइड में कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, बॉक्स बने रहते हैं, तो उसमें डिवाइड हो जाते हैं वो। बस आप लोग को उसमें एक बार काउंट करना रहता है कि वन बॉक्स में कितने हैं, ऑन एन एवरेज काउंट किया जाता है। एक बॉक्स में कितना है आप लोग काउंट करना है, उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ बॉक्स आप लोग पहले से काउंट करके रखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स इनटू वन बॉक्स में जितने होंगे, तो आप लोग को टोटल ब्लड, अब हम लोग का टोटल रेड ब्लड सेल्स कितने हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, आप लोग को काउंट में अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीसी का टोटल काउंट हमारे बॉडी में कितना रहता है, दैट इज टोटल इज 4.525 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का एक ऑन एन एवरेज लिया जाता है। ठीक है, 4.5 to 5 मिलियन रह जाता है। हम लोग का आरबीसी का लाइफ स्पान कितना रहता है, दैट इज 120 डेज। ठीक है, हम लोग का एक आरबीसी अप टू 120 डेज तक प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन हम लोग के माइंड में ये भी आता होगा कि आरबीसी फॉर्म कहाँ होता है। हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीन, और एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, तो जनरली बोन मैरो और स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है। इन द सेम वे स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स और ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि आफ्टर मैच्योरेशन क्या किया जाता है, ये जो हम लोग का पार्ट है रेड ब्लड सेल्स, वो जाके मैच्योरेशन के बाद डिस्ट्रॉय कहां पे होता है, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है हम लोग के आरबीसी के। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए डब्ल्यूबीसी के, एक बार ध्यान दें। डब्ल्यूबीसी, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, उसी तरह हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये तीन नाम आप लोग को याद रखने हैं, क्योंकि अब से मेडिकल में ये तीन नाम ही यूज होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो तीन वर्ड्स होते हैं ना, ये जनरली यूज किए जाते हैं हम लोग के डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए। तो हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट 7000 to 8000 रहता है, वही मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, हम लोग का डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान जनरली 24 आवर्स रहता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करता है। जब ये होते हैं, जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, इम्यून सिस्टम हमें अटैक करता है, तो फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करता है, तो फॉरेन पार्टिकल्स को इम्यून सिस्टम अटैक करता है। एट दैट टाइम जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होंगे, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होंगे, वही हम लोग के डब्ल्यूबीसी का काम करते हैं। ठीक है, तो दिस आर समथिंग। और हाँ, डब्ल्यूबीसी को का भी फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, स्प्लीन, बोन मैरो में होता है। अब आते हैं हमारे प्रोसेस एरिथ्रोपोएसिस में। सबसे पहली बात, एरिथ्रोपोएसिस कब होता है हमारे बॉडी में? एवरी टाइम ये प्रोसेस नहीं होता रहता है। कब होता है? जब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में अभी किसी कारण से ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो गया। ठीक है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, मैं आप लोग को इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आप लोग को ब्लड रिलेटेड, हाइपोक्सिया, इस्चेमिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो आप उन सब चीजों को एक बार ध्यान दे देना, मैं उनका एक नोट्स बना के आपको पोस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो हाइपोक्सिया या फिर किसी कारणवश हमारे बॉडी में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन। क्या होता है? एरिथ्रोपोएटिन। तो जो एरिथ्रोपोएटिन होता है वो क्या करता है, एक हार्मोन है जिसके प्रेजेंस में ही हमारा एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस होता है। एरिथ्रोपोएटिन सबसे पहले रिलीज होगा बोन मैरो के पास और स्प्लीन के पास, विद द हेल्प ऑफ विच द रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्टेजेस पे। ठीक है, जनरली देखा जाए आरबीसी डेवलपमेंट में 4 स्टेप आते हैं। तो जनरली इस प्रोसेस से हम लोग का आरबीसी का डेवलपमेंट होता है। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इज द अर्लीएस्ट स्टेट। इसमें ना तो न्यूक्लियस प्रीडोमिनेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रीडोमिनेंट होता है बट हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, प्रीडिफाइंड सेल वॉल्स नहीं होते हैं, ये एक सेल की तरह पूरा बना नहीं रहता है। आफ्टर दैट नॉर्मोब्लास्ट में हम लोग का जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट होना शुरू होता है और उसी के साथ साथ हेमोग्लोबिन पार्शियली हम लोग देख सकते हैं। आफ्टर दैट रेटिकुलोसाइट्स में हम लोग का न्यूक्लियस टोटली वैनिश हो जाता है और हेमोग्लोबिन का पूरा आना खत्म होता है। आफ्टर दैट इन द पार्ट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स
फुल्ली मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स हम लोग उसे कहते हैं, जब हम लोग का एक उसमें न्यूक्लियस का प्रेजेंट ना हो और हेमोग्लोबिन टोटली उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, और एक बात इसमें हम लोग को गांठ मार देनी चाहिए कि एरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन में या फिर आरबीसी के फॉर्मेशन में दो चीज, जनरली तीन चीज, एक तो हो गया हम लोग का एरिथ्रोपोइटिन जो कि हम लोग का एक हार्मोन है, उसके साथ और दो चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है। वन ऑफ देम इज विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट दिस रिएक्शंस डजंट ऑकर इन एनी प्रोसेसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग के किस पे, स्टेजेस ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो जनरली देखा जाए तो जब हम लोग हेमोग्लोबिन का बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट आते हैं, वन इज हेम एंड अनदर इज द ग्लोबिन। तो हेम इज द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। तो ठीक है, तो जब एक हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन का जनरली फॉर्मेशन होता है, जिसके लिए एट द एंड ऑफ द वेरी एंड वही पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या होता है, हम लोग का हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हमें मिलता है। तो इसमें एक रिएक्शन आता है, ये रिएक्शन आप लोग को याद रखना पड़ेगा और इसी रिएक्शन को बस आपको समझाना है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। दैट इज फर्स्ट सक्सिनिल कोए करके एक मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहली बात ये कहां से आता है, तो ये सब कुछ बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है जो कि हम लोग आगे के सेमेस्टर्स में कवर करेंगे। एक साइकिल होता है हमारे बॉडी में जिसे कहते हैं क्रेब साइकिल। ठीक है, तो क्रेब साइकिल से सक्सिनिल कोए का प्रोडक्शन होता है और ग्लाइसिन हमारे बॉडी में एक वी कैन से एक एमिनो एसिड के हिसाब से हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, एक प्रोटीन्स के हिसाब से प्रेजेंट रहता है। तो जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्सिनिल कोए विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन्स कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है पायरोल। ये हम लोग आगे पायरोल क्या है, कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, ये सब हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। पायरोल। नेक्स्ट, फोर molecules of pyrrole when combined together they form a protoporphyrin। ओके, ये भी एक मॉलिक्यूल है मान लो, ठीक है। तो प्रोटोपोरफायरिन जब फॉर्मेशन होता है तो ये एक रिएक्शन हो गया। आफ्टर दैट जब प्रोटोपोरफायरिन जब आयरन के साथ मिलता है दैट इज Fe++ तो बनता है हेम। ठीक है, द आयरन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन और वी कैन से द आरबीसी। तो जब ये हेम हमारे पॉलीपेप्टाइड्स चेन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दैट इज द ग्लोबिन पार्ट्स, तो जब ये हेम और पॉलीपेप्टाइड्स हमारे बॉडी में कंबाइन होते हैं तो दो चेन फॉर्मेशन होते हैं। वन इज द हेमोग्लोबिन चेन अल्फा, अनदर इज द हेमोग्लोबिन चेन बीटा। तो जब हेमोग्लोबिन चेन अल्फा एंड हेमोग्लोबिन चेन बीटा का फॉर्मेशन होता है तो ये होता है हमारे वी कैन से इट इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। बस अब हमें क्या करना रहता है, ये जो हमारे पास दो चेन है बस इन दोनों चेन को मिला देना रहता है। दैट इज टू चेन्स ऑफ अल्फा एंड टू चेन्स ऑफ बीटा जब कंबाइन हो जाते हैं तो बनता है क्या, हेमोग्लोबिन ए। ठीक है, एक हेमोग्लोबिन हम लोग के पास बन के रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ हम लोग का हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन खत्म होता है। इसका एक मैं आपको बस एक ओवरव्यू देते जाता हूँ, हर चीज को बस समझाने का तर्क करता हूँ। आप लोग को प्रॉपर नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको आज का पहला वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट होगा। आई थिंक ये यूनिट का 3 से 4 वीडियोस बनेगा आई गेस, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो रखूंगा आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट का नोट्स आपको आज ही प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ठीक है, इसका नोट्स रेडी है, बस आप लोग को अपलोड कराना है मेरे को। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लिम्फ आ जाता है हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इसके आगे के पार्ट्स में। तब तक के लिए गुड लक।